हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे टेक्स्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज सी विनीत जैन। टुडे वी आर डिस्कसिंग द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, दैट इज फर्स्ट अपील। ये हमारी सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि कौन कौन से सेक्शंस के अंदर सीआईटी अपील में जाया जा सकता है। उसमें हमने पढ़ा था कि केवल दो सेक्शन ऐसी है जिसके अंदर सीआईटी अपील के अंदर पर हम जा सकते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 246 ए, सेकंड इज 248। सेक्शन 248 हमको ये बताती है कि हम अगर कोई एग्रीव्ड है ऑर्डर पास सेक्शन 195 ऑफ द असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड है तो वो सेक्शन 248 के अंदर अपनी अपील कर सकता है। सेक्शन 246 ए की अपील में उन ऑर्डर्स के अंदर जाया जा सकता है जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास करे गए हो, जैसे कि 143 143 वन के अंदर, 143 वन बी के अंदर, 200 ए वन के अंदर, 206 सी बी के अंदर। इसी तरह से स्कूटनी ऑर्डर के अगेंस्ट में भी सीआईटी अपील में जाया जा सकता है अंडर सेक्शन 246 ए के अंदर। जस्ट लाइक दिस, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो कि सेक्शन 144 के अंदर पास किया गया है, ऐसे ऑर्डरों के अगेंस्ट भी हम सीआईटी अपील के अंदर जा सकते हैं। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अंदर, जो कि सेक्शन 147 के अंदर पास होता है। असेसमेंट रू रीअसेसमेंट ऑर्डर इन सच केसेस अंडर सेक्शन 153 ए एंड 153 सी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम सीआईटी अपील के अंदर जा सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है मॉडिफाइड रिटर्न करने के लिए अंडर सेक्शन 92 सी डी के अंदर, तो हम उस केस के अंदर भी सीआईटी अपील के अंदर जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 के अंदर भी हम सीआईटी अपील के अंदर जा सकते हैं। रिफंड ऑर्डर जो कि पास होता है अंदर सेक्शन 237 के अंदर, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम सीआईटी अपील के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से कोई पेनल्टी ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 270 से 275 के अंदर, तो उन ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम सीआईटी अपील में जा सकते हैं। इसी तरह से जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 201 के अंदर पास होते हैं, जो जिसमें एसएससी को डीम्ड डिफॉल्ट एसएससी माना जा सकता है इन केस ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ द टीडीएस, अगर ऐसे ऑर्डरों के अगेंस्ट में भी हम अपील में फाइल दायर करा जा सकता है, सीआईटी अपील में जा सकते हैं। और ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 206 ए के अंदर जो कि टीसीएस का नहीं जमा कराने पर जो असेसिंग ऑफिसर पास करता है तो अंडर सेक्शन 2 और असेसी को डिफॉल्ट मान मान लिया जाता है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम सीआईटी अपील के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 172 और 3 के अंदर भी हम, जो कि असेसमेंट ऑफ द सक्सेसर्स के असेसमेंट से रिलेटेड है, ऐसे ऑर्डरों के अगेंस्ट में भी सीआईटी अपील के अंदर जाया जा सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी अपील ऐसी है कि जिसके अंदर सीआईटी अपील के अंदर जाया जा सकता है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से ऑर्डर है जिसमें हम सीआईटी अपील में नहीं जा सकते, जो कि 246 ए के अंदर अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। नो, नॉन अपीलेबल ऑर्डर। तो फर्स्ट है उसमें ऑर्डर पास्ड बाय अंडर सेक्शन 197। इसको हम लोअर रेट डिडक्शन सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, या नो डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए हम कोई अगर सेक्शन 197 के अंदर हम एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपके 197 किया तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी हो या फिर आपको नहीं दिया हो, तो उस ऑर्डर कोई प्रॉपर रेट नहीं दी हो, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी असेसिंग ऑफिसर
के खिलाफ सीआईटी अपील में अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट चार्ज अंडर सेक्शन 220। सॉरी, ये हट गया। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके। इसी तरह से कोई अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया अंडर सेक्शन 222 के अंदर, जो कि जो कि ऑर्डर पास करा गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा 222 के अंदर, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम अपन अपील फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट स्टे ऑफ डिमांड, अगर असेसिंग ऑफिसर के हम सामने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन रखे हैं और उसको रिफ्यूजल कर दिया जाता है, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट में भी हम अपील फाइल नहीं कर सकते, सीआईटी अपील। इसी तरह से नो ऑब्जेक्शन बाय द असेसी टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 मेड ऑन असेसीज कंसेंट। अगर कोई असेसिंग ऑफिसर असेसी के द्वारा कंसेंट करके कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया गया है अंडर सेक्शन 154 के अंदर, तो ऐसे ऑर्डरों की भी अपील हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कोई एग्रीड एडिशन करके कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट एग्रीड ऑर्डर, यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऐसी डिसअलाउंसेज है जिसका उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है, तो ऐसे ऑर्डरों के अगेंस्ट में भी सीआईटी अपील के अंदर अपील नहीं की जा सकती। सेकंड, असेसमेंट मेड ऑन एग्रीड बेसिस, यानी समथिंग लाइक ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही है। नेक्स्ट है, ये तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्डर हम अपील के अंदर फाइल नहीं कर सकते। ये भी जानना निश्चित करना चाहिए कि हमको सीआईटी अपील कब तक फाइल कर देनी चाहिए, जो कि हमको सेक्शन 249(2) बताती है। अब हम इसमें देखेंगे कि अपील को विद इन 30 डेज के अंदर फाइल कर देना चाहिए। कब से? सर्विस ऑफ नोटिस से ऑफ डिमांड, सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड से हमको 30 डेज के अंदर अपील फाइल कर देनी चाहिए। अब सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड किसका? बोला असेसमेंट और पेनल्टी के अगेंस्ट में अगर कोई डिमांड नोटिस इशू करा गया है, उसके रिसिप्ट होने के 30 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल करना जरूरी है। सेकंड है, अगर ऑर्डर अंडर अपील करी जा रही है अंडर सेक्शन 248 के अंदर, जो कि अपने पढ़ा कि जो 195 के अंदर अगर कोई असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील फाइल होती है, वो सेक्शन 248 के अंदर होती है। तो अगर कोई ऐसी ऑर्डर ऐसा ऑर्डर फाइल ऐसा अपील फाइल करी जा रही है जो कि अंडर सेक्शन 248 के अंदर है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाने के 30 डेज के अंदर ही हम उसको अपील कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी अपील पॉसिबल नहीं है। थर्ड है द डेट ऑन विच इंटीमेशन और द ऑर्डर शॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट इज सर्व्ड। अगर कोई इंटीमेशन ऑर्डर मिला है, उसके रिसीव्ड होने के 30 डेज के अंदर हमको अपील फाइल करना जरूरी है। तो ये तो हमने देखी टाइम लिमिट की अपील हम कितने दिनों के अंदर फाइल कर सकते हैं, दैट इज 30 डेज अपील। चाहे से वो नोटिस इंटीमेशन का ऑर्डर हमको सर्व हो गया हो, उसके 30 डेज के अंदर हमको फाइल करना है। अगर कोई असेसिंग असेसी 248 के अंदर अपील फाइल कर रहा है, तो उसका पेमेंट ऑफ टैक्स जब कर दिया है, उसके 30 डेज के अंदर उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद में है, अगर कोई डिमांड नोटिस इशू हुआ हुआ है, उस नोटिस के 30 दिनों के भीतर भीतर, रिसीव होने के 30 दिनों के भीतर भीतर हमको सीआईटी अपील के अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 246(a) के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम फॉर कैलकुलेटिंग टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील। अब जो हमने ऊपर 30 डेज की टाइम लिमिट पढ़ी विद इन 30 डेज के अंदर, तो उसमें कौन कौन सी टाइम को एक्सक्लूड करा जाएगा, वो कौन सी सेक्शन बताती है? वो सेक्शन बताती है 268।
कि हम किस टाइम लिमिट को 30 डेज की लिमिट जब काउंट होती है उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी उसको उसमें एडिशन कर दिया जाएगा 30 डेज की लिमिट के अंदर। तो है दैट द डेट ऑन विच द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ इज सर्व्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड, यानी कि जिस दिन ऑर्डर आपको सर्व हुआ है उस दिन की डेट को आपको एक्सक्लूड करनी है, यानी कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस वाली डेट को टाइम लिमिट के अंदर एक्सक्लूड करा जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, उस डेज को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जब व्हेन ओनली द नोटिस ऑफ डिमांड इज सर्व्ड विदाउट ए कॉपी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि बिना डिमांड ऑर्डर के अगर नोटिस ऑफ डिमांड दिया जा रहा है तो 30 डेज पीरियड ऑफ 30 डेज वुड बी काउंटेड फ्रॉम द डे assessee रिसीव ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर, मतलब कि बिना ऑर्डर इशू करे हुए, बिना ऑर्डर सर्व करे हुए असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड निकाल दी, तो उस केस के अंदर नोटिस ऑफ डिमांड की डेट से हम 30 डेज काउंट नहीं करेंगे, हम उस दिन से 30 डेज काउंट करेंगे जिस दिन असेसी को असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर मिल जाता है, जिसका जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर अपनी अपील को फाइल कर रहा है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहा है। नेक्स्ट है where an application has been made under section 270 double A subsection 1, that is immunity from imposition of penalty, अगर किसी असेसी ने इम्यूनिटी फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए अप्लाई करा है अंडर सेक्शन 270 डबल ए सबसेक्शन 1 के अंदर, तो पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन मेड, उस दिन से जब से उसने एप्लीकेशन दी है अंडर सेक्शन 270 डबल ए 1 ए के अंदर इम्यूनिटी फ्रॉम ऑपोजिशन ऑफ पेनल्टी के लिए, कब तक, टू द डेट ऑन विच ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज सर्व्ड ऑन द असेसी, जब तक कि ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज सर्व नहीं हो जाता ना असेसी पर, उस दिन तक की डेट को 30 डेज की टाइम लिमिट के अंदर काउंट नहीं करा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पीरियड जो ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू इस पीरियड से लेकर टू द डेट ऑन ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन इज सर्व तक की डेट का जो भी डेज है उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज where an assessee was served a notice of demand which did not include interest, and subsequently another notice of demand was served including the interest, the period limitation would begin from the date of service of the second notice of demand। इसका मतलब कि असेसिंग ऑफिसर को एक ऐसा ऑर्डर मिला जिसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इंटरेस्ट उसमें लगा के ही नहीं दिया, फिर बाद में क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर को अपनी भूल का पता चलता है, असेसिंग ऑफिसर उसमें इंटरेस्ट लगाकर दूसरा सेकंड नोटिस इशू कर देता है। तो टाइम लिमिट कब से चालू होगी 30 डेज की, 30 डेज की टाइम लिमिट स्टार्ट होगी जब से उसको सेकंड नोटिस ऑफ डिमांड मिला है, उस दिन से 30 डेज की कैलकुलेशन काउंट करी जाएगी। नेक्स्ट इज कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील। अब यह है कि अगर इस टाइम लिमिट के जो ऊपर 30 डेज की टाइम लिमिट है उसमें इन सारे एक्सक्लूजन्स को जोड़ के जो टाइम लिमिट निकलती है, अगर विद इन दैट टाइम अगर कोई असेसी अपनी अपील फाइल नहीं करता है तो उसका क्या करें, तो क्या कंडोनेशन है? यस, अंडर सेक्शन 249(3) के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ अपील इज एक्सेप्टेबल। हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने जाते हैं। वेयर द अपीलेंट हैज सफिशिएंट कोज, सफिशिएंट कोज क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट।
सफिशिएंट कोज होना चाहिए। अगर सफिशिएंट कोज नहीं है तो एसएससी को कंडोनेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वेयर द अपीलेंट हैज ए सफिशिएंट क्लोज for not filing the appeal by the due dates, that is 30 days within the agreed order has been served to the assessee, may then CIT appeal may condone the delay, माफी मिल सकती है। में number second, it is advisable that the appeal in such cases is accompanied by application for condonation of delay narrating the reason for delay। मतलब कि जब भी एप्लीकेशन, अगर कंडोनेशन की एप्लीकेशन दी जाती है तो उसमें असेसी को ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर रीजन को नरेट करे कि क्या रीजन था जिसके कारण वो अपील को 30 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाया। However, the appeal authority may condone the delay even where there is no such application made by the assessee। अपीलेंट अथॉरिटी इस केस के अंदर कौन है? सीआईटी अपील में कंडोन द डिले इवन वेयर देयर इज नो सच एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी। अगर एप्लीकेशन नहीं दी है तो सीआईटी अपील अपनी स्वेच्छा से डिले को कंडोन कर सकती है। उसकी मर्जी है तो वो अपील को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज वो अपील को एक्सेप्ट नहीं कर लेगी। कुछ जजमेंट आप प्लीज रीड कर लीजिएगा। इस ऑर्डर के अंदर ये बताया गया है कि कंडोनेशन इज पॉसिबल ऑन सफिशिएंट कॉज। अगर इफ द सीआईटी अपील, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर रिफ्यूजेस टू एडमिट द अपील आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द assessee has a right to file an appeal such order। अगर सीआईटी अपील ने डिले होने के कारण रिजेक्ट कर दिया है असेसी की एप्लीकेशन, तो असेसी के पास राइट है कि वो उस ऑर्डर जो ऑर्डर रिफ्यूज करने का ऑर्डर है एप्लीकेशन को, उसको अपील कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भी अपीलेबल ऑर्डर है। अब आता है नेक्स्ट, क्या फीस लगती है, जो कि सेक्शन 249(1) बताती है कि एक अपील फाइल करने के लिए क्या एप्लीकेशन फीस है। फाइलिंग अंडर सेक्शन 249(a) के अंदर हमको फीस ऑफ फाइलिंग अपील के बारे में पता चलता है। अब इसमें देखते हैं जो उसका क्लोज ए है, उसमें बोलता है कि वेयर द total income of the low income oblique loss computed by the assessing officer is rupees 1 lakh or less। अगर 1 लाख या उससे कम है assessable income or loss, then rupees 250 have to be charged for an application। सेकंड है, जहां पर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है वो एक्सीड करता है 1 लाख से, और डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज, यानी 1 लाख से 2 लाख तक की अगर इनकम का ऑर्डर पास करा जाता है, वेयर द टोटल इनकम और लॉस कंप्यूटेड बाय द असेसिंग ऑफिसर एक्सीड 1 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 लाख, यानी विद इन दिस लिमिट अगर कोई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास करा गया है तो उस अपील की फीस होगी 500 रुपीज। इसी तरह से 2 लाख से ज्यादा अगर इनकम और लॉस कंप्यूटेड हुआ है तो 1,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस फाइल होगी। उसके अलावा इन तीनों मैटर को अगर कोई कवर नहीं होता है तो ऐसे मैटर्स के खिलाफ 250 रुपए फीस देके हम अपील को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स पेबल बिफोर फाइलिंग अपील। कितना टैक्स पेबल कर देना चाहिए बिफोर फाइलिंग द अपील?
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी क्या होता है, कोई अपन असेसिंग ऑफिसर के डिसीजन से एग्रीड होते हैं और हम किसी अपील ऊपर वाली सर्वोच्च उसमें जाना चाहते हैं, उससे ऊपर वाली अपीलेंट फर्स्ट अपील के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक शर्त है कि आपके द्वारा टैक्स पेबल होना चाहिए। अब कितना टैक्स पेबल होना चाहिए अपील करने के लिए, हम इस सेक्शन के अंदर जानेंगे कि अगर कोई अपील है, तो अगर कोई असेसिंग ने कोई डिमांड निकाली है टैक्स पेबल की, तो क्या वो जमा करानी चाहिए अपील फाइल करने से पहले। तो इस तो ये सेक्शन 249 4 हमको ये बोलती है कि टैक्स पेबल बिफोर फाइलिंग अपील, no appeal shall be admitted unless at the time of filing of appeal where a return has been filed and assessee has paid tax due on return income। यानी कि असेसी जहां पर रिटर्न फाइल कर दिया है, उसने उसके जो रिटर्न टैक्स ड्यू हो रहा है उस रिटर्न के अंदर वो पेड कर दिया है, तो वो अपील में जा सकता है, अदरवाइज उसकी अपील शैल नॉट बी एडमिटेड बाय द सीआईटी अपील। इसी तरह से जहां पर अगर असेसी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है और the assessee has paid an amount equal to amount of advance tax which was payable by him, that is tax which is payable on the income assessed under section 144 147। जैसे आप देख सकते हैं 144 और 147 के अंदर अगर एसएससी ने कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उस केस के अंदर जो भी एडवांस टैक्स जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा निर्धारित किया गया सेशन इन असेसमेंट ऑर्डर्स में, तो उसको सबसे पहले वो पेड करना होगा, तभी जाके वो एप्लीकेशन एडमिट करी जाएगी। एक तो होती है देखो फीस, और एक होता है टैक्स पेबल अमाउंट, कि क्या टैक्स पेबल होने के बाद दोनों में डिफरेंस है, उसमें कंफ्यूज ना होना। एक तो होती है जब हम किसी अपील में जाते हैं तो उसके लिए फीस जमा होती है, उस अपील की फीस होती है वो। और अपील कब एडमिट होती है, जब पिछले वाला ऑर्डर जो दिया गया है सिंह ऑफिसर, उसमें जो उसने टैक्स निर्धारित करा है वो पेड हो जाएगा ना। तो उस असेसी एड उस असेसिंग जो आप सीआईटी अपील है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील को एडमिट करेगा। तो टैक्स पेबल होना भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउएवर वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय द असेसी। जहां पर सेकंड केस के बारे में बात कर रहा है, जहां पर रिटर्न फाइल नहीं करी गई, तो कितना टैक्स पेड करना चाहिए असेसिंग ऑफिसर एसएससी द्वारा अपील फाइल करने के लिए कितना टैक्स पे करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट के बारे में है, जहां पर रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो सीआईटी अपील ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसी में for good and sufficient reason, it's a very important again, goods and sufficient reason to be recorded in writing exempt him from the payment of such tax। यानी जहां पर रिटर्न फाइल करी गई है, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि ये टैक्स पेबल है, उसको बिना जमा कराए भी आज सीआईटी अपील के पास ये अथॉरिटी है कि वो सीआईटी अपील की एप्लीकेशन को एडमिट करे। अब सफिशिएंट और गुड एंड सफिशिएंट रीजन क्या हो सकते हैं, तो मैंने उसके लिए सम एग्जांपल नीचे लिखे हैं कि गुड एंड सफिशिएंट रीजन क्या हो सकते हैं, जिसके अंदर सीआईटी अपील बिना पेमेंट ऑफ टैक्स के भी अपील एडमिट कर सकता है। तो जहां पर एक लॉसेस इनकर बाय द एसएससी, वो बोल रहा है कि मुझे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे इनकर हुए हैं, मेरी स्थिति बेकार है, तो इस केस के अंदर भी वो सीआईटी अपील के सीआईटी अपील टैक्स पेबल के लिए माफी दे सकता है। अगर कोई कंसल्टेंट के द्वारा गलत एडवाइस दी गई, उसको बताना पड़ेगा सीआईटी अपील को कि मेरे को कंसल्टेंट के द्वारा गलत एडवाइस दी गई जिसके कारण मुझे ये लॉस हुआ, सफर हुआ, तो अब मैं इसको बदल रहा हूँ, फलाना इस कंसल्टेंट को बदल रहा हूँ, सो दैट वो भी एक रीजन हो सकता है।
तीसरा है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ही इनस्टेबल है तो उस केस के अंदर भी असेसिंग सीआईटी अपील चाहे तो असेसी को बिना टैक्स के, असेसी की जो एप्लीकेशन है सीआईटी अपील को की गई बिना टैक्स पेमेंट के एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा, अब वो बोलता है जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच कर लो क्योंकि उसके पास कोई अदर सोर्सेज इनकम नहीं है, तो इस केस के अंदर भी वो बिना पेमेंट के अपील एडमिट करी जा सकती है। और लास्ट एंड फाइनल, अगर इफ द अपील इज फाइल्ड विदाउट द पेमेंट of tax on return income but subsequently the required amount is paid, then appeal shall be admitted। यानी कि अपील फाइल करने के बाद में आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो भी अपील एडमिट हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं अपील फाइल करने से पहले आप जमा करें, अपील फाइल करने के बाद भी अगर आप टैक्स जमा करा रहे हैं तो भी अपील एडमिट करी जा सकती है। तो होप दोस्तों आज आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अ, अगले चैप्टर में मैं और आपको सीआईटी अपील के कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को, जैसे फॉर्म 59 कैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखा जाता है, कैसे ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाई जाती है, किस तरह से सबमिशन दिया जाता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज मेरा थर्ड चैप्टर मिस ना करिएगा। स्टे ट्यून विथ मी। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।